दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ बंदिश बैंडिट्स का इतना देरी से रिव्यू करने के लिए। इसे ठीक आज से 1 महीने और 10 दिन पहले यानी 4 अगस्त को अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया था और सच में मैंने इसे देखने में बहुत देर कर दी है, इसलिए फिर से एक बार मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। इसके डायरेक्टर है आनंद तिवारी, जिन्हें हमने इसके पहले गो गॉन में बनी के कैरेक्टर में देखा था। बंदिश बैंडिट्स में ऋत्विक भौमिक, श्रेया चौधरी, नसरुद्दीन शाह, अतुल कुलकर्णी, शिवा चड्डा, राजेश तेलंग, अमित मिस्त्री, कुणाल रॉय कपूर आदि मुख्य भूमिका में हैं। इसमें लगभग 40 से 50 मिनट के कुल मिलाकर 10 एपिसोड्स हैं। मैं कल शाम को इसे देखने के लिए बैठा था, यानी आज शाम को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ठीक 24 घंटे पहले मैं इसे देखने के लिए बैठा था। तो जब मैंने इसे शुरू किया तो देखा यार 40 से 50 मिनट के इसमें 10 एपिसोड्स यानी करीब 9 घंटे तो इसे देखने में लगेंगे। तो मैंने सोचा था चलो 2-3 एपिसोड्स देख लूँगा, फिर बाद में बाकी के एपिसोड्स धीरे धीरे करके मैं देखूँगा। पर मैं सच कहता हूँ, मैं एक बार इसे देखने के लिए बैठा ना, मैं कल मतलब आज सुबह सीधे 5-5:15 बजे मैं डायरेक्टली उठा हूँ। एक साथ बैठकर मैंने इसके 10 के 10 एपिसोड्स कंप्लीट किए। छोड़ने की इच्छा ही नहीं हुई, मैं सच कहता हूँ। मैं बहुत बार सोचा चलो यार बहुत रात हो गई है, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए। मैंने अभी हमारे 4-5 दिन पहले ही एक जो वीडियो मैंने आपसे कहा भी था कि यार रात को जगने से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, ज़्यादा पित्त वगैरह बढ़ गया, क्योंकि लगभग 2-3 सालों से लगातार रात को जग रहा था। तो मैंने तय किया था यार नहीं जगूंगा, पर फिर भी जब मैंने कल रात को इसे देखना शुरू किया ना, मैं इसको छोड़ नहीं पाया। आज सुबह 5 बजे डायरेक्टली इसमें कंप्लीट करके उठा, मतलब उसके बाद में सोया, उठा नहीं उसके बाद में सोया इसे कंप्लीट करके। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आप सबसे कहता था कि आजकल की जितनी भी ये लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पर आधारित फिल्में आ रही है या जो भी वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित जो फिल्म्स या सीरीज़ हमारे देश में बनती जा रही है, उनमें हमेशा से हमारी युवा पीढ़ी को अंदर से खोखला करने की, उन्हें अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को उनको रोमांटिसाइज किया जाता है और युवा पीढ़ी को बताया जाता है कि भाई थोड़ी प्रॉब्लम्स में तुम्हें डिप्रेशन में चले जाना चाहिए, भाई डिप्रेशन में जाना जैसे तुम्हारा अधिकार है, तो बहुत जैसे कूल चीज़ है डिप्रेशन वगैरह, ये बात है। इनको बार बार रोमांटिसाइज किया जाता है। थोड़ा सा भी माँ बाप डांट देते तो हाँ तुम्हें डिप्रेशन में जाना चाहिए। इस प्रकार से ज़्यादातर इस प्रकार की फिल्में हम देखते आ रहे हैं, टीनेज ड्रामा वगैरह जितने भी आते हैं उनमें यही बातें, इन्हीं बातों को प्रमोट किया जाता है। तो मुझे बहुत दुख होता था कि यार क्या कोई भी सेंसिबल लोग नहीं बचे हुए फिल्म इंडस्ट्री में, कला और साहित्य के क्षेत्र में। और आज या कल मैंने जब इस सीरीज़ को देखा तब लगा कि हाँ यार चलो कुछ तो सेंसिबल लोग इस इंडस्ट्री में है जो कुछ सही बातें हमारी युवा पीढ़ी को दिखा रहे हैं। अब जैसे इसके 2 लीड कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, राधे और तमन्ना। राधे दोनों ही म्यूजिशियंस है, अपने अपने एक संगीत क्षेत्र के बिल्कुल 2 अलग अलग छोर जिसे हम कह सकते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, भारतीय शास्त्रीय संगीत, और दूसरी तरफ है वेस्टर्न पॉप म्यूज़िक। तो राधे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत का स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, सीख रहा है अपने ही दादाजी अब पंडित जी से। और दूसरी तरफ है तमन्ना, जो एक पॉप सेंसेशन, पॉप स्टार वगैरह है, जिसके कॉन्सर्ट्स वगैरह के लिए हज़ारों रुपए के टिकट्स खरीद कर लड़के, युवा पीढ़ी वगैरह जाती है, ये दिखाया है। अब जो राधे हैं उसका कैरेक्टर अगर हम देखें तो उसके जीवन में बहुत संयम है, सदाचार है और काफ़ी मेहनत है, पुरुषार्थ है, लगन से वो शास्त्रीय संगीत सीख रहा है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत सीखने में बहुत ज़्यादा अनुशासन की आवश्यकता होती है जीवन में। और उसके घर का माहौल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, एक अनुशासन वाला माहौल है। उसके जो दादाजी है, पंडित जी, जिनसे वो सीख रहा है, जिन्हें अपना वो गुरु मानता है, वे उनसे एक प्रशंसा का शब्द सुनने के लिए उसके कान तरस जाते हैं कि भाई वो उसकी प्रशंसा में कुछ कह दे। पर उसके पंडित जी मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि बिना मतलब का उसकी प्रशंसा करके उसे चने के पेड़ पर वो नहीं चढ़ाना चाहते। उसके साथ वो बहुत ज़्यादा सख्ती से व्यवहार करते हैं और वो उसकी लगन और मेहनत और पुरुषार्थ इतना ज़्यादा है कि वो इस साधना को, इस संगीत साधना को सीखने के लिए वो भिक्षा मांगने के लिए तैयार है। 40 के कई दिनों तक घर से बाहर रहकर मौन रहने के लिए तक वो तैयार है। वो कुछ भी कर सकता है। इतना ज़्यादा एक इस प्रकार का माहौल उसके घर का और उसका जीवन इस प्रकार से दिखाया है। इसके बिल्कुल अपोजिट जीवन है तमन्ना का। तमन्ना के पिताजी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उसकी कमी बताना तो बहुत दूर की बात है, बस हमेशा उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। तमन्ना की जो माँ है वो, उसका स्वभाव काफ़ी अनुशासन वाला था, काफ़ी स्ट्रिक्ट था। वो अपनी बेटी के हमेशा उसकी कमियाँ बताती रहती थी। वो कुछ भी करती थी तो उसकी कुछ ना कुछ कमी उसकी माँ उसे बताती थी और इस बात से तमन्ना बहुत ज़्यादा परेशान थी। अपनी माँ को ही वो अपना दुश्मन मान बैठती है कि यार मेरी माँ मुझे कमियाँ क्यों बताती है मेरी।
उसे बस मेरी प्रशंसा करनी चाहिए मेरे पिता की तरह। उसके बचपन में जन्मदिन पर अपने माँ के लिए उसने कुछ सॉन्ग तैयार किया था और उस सॉन्ग के बाद में उसकी माँ ने उसे उसकी गलती बताई थी कि भाई ये तुम्हारी ये बात यहाँ पर ये गलती हुई थी। तो वो बात अभी तक पकड़ कर बैठी है तमन्ना कि भाई मेरी माँ ने उस समय इतने साल पहले मुझे ऐसी ऐसी बात कही थी और उस वजह से वो अभी भी परेशान है। इतने वर्षों पुरानी बात को लेकर अभी उसकी गांठ बांध कर बैठी हुई है वो अपने मन में। तो मतलब राधे से बिल्कुल अपोजिट स्वभाव भी है तमन्ना का, उसके घर का माहौल भी बिल्कुल अपोजिट है, उसके माता पिता भी अलग हो गए हैं। वो अपने पिता के साथ में रहती है, जो पिता उसकी बस प्रशंसा ही प्रशंसा करते रहते हैं, और जो माँ उसकी कमी बताती है वो उसको अपना दुश्मन मानती है। तो ऐसी ये जो तमन्ना है वो जब राधे के साथ में आती है, राधे से मिलती है, तो कैसे उसके सोच में परिवर्तन होता है, कैसे उसे अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत का महत्व पता चलता है। शुरुआत में वो शास्त्रीय संगीत का काफ़ी मजाक भी उड़ाती है, ये कहती है कि भाई जो बकरी जैसे मैं करती है उस प्रकार से बस ये ऐसे मैं करते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो मजाक भी उड़ाती, पर धीरे धीरे कैसे उसकी सोच में परिवर्तन होता है। जिस माँ को वो अपना दुश्मन मान बैठी थी, कैसे उसकी भी पॉजिटिव साइड उसे पता चलती है, वो डांट भी जीवन में कितनी आवश्यक होती है, ये बात कैसे उसे पता चलती है। ये पूरी कुल मिलाकर इस सीरीज़ की कहानी है। और केवल ये नहीं, ये तो मैंने केवल आपको 2 कैरेक्टर्स बताए हैं। इस सीरीज़ में बाकी के भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हर एक कैरेक्टर की अपनी कुछ अलग कहानी है, उसकी कुछ फ्लैशबैक स्टोरी है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। इस सीरीज़ में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं, और हर एक कैरेक्टर मतलब बहुत ज़्यादा सुंदरता से यहाँ पर लिखा गया है, और उसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग है, कुछ ना कुछ उनके ज़रिए ये सीरीज़ हमसे कहने की कोशिश करती है। पर इस सीरीज़ की सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, ये सीरीज़ डायरेक्टली कोई लेक्चर नहीं देती है। जैसे कि भाई ये आजकल की जो कूल जनरेशन है ना, इनको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है कि कोई जीवन में मेहनत नहीं, पुरुषार्थ नहीं, लगन नहीं, संयम नहीं, सदाचार नहीं, कुछ नहीं, बस छोटी छोटी बातों में सुखी दुखी होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, कोई भी परेशानियों से प्रॉब्लम से फाइट करने की इनमें कोई ताकत नहीं है। और हमारी इतने महान भारतीय शास्त्रीय संगीत को छोड़कर, उसके पीछे का अनुशासन, इतनी महानता उसको छोड़कर बस छिछोरे वेस्टर्न पॉप म्यूज़िक के पीछे पागल हुए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। ऐसा कोई डायरेक्टली लेक्चर नहीं देती है, पर जो बात इसे कहनी है वो अपने कैरेक्टर्स के ज़रिए, अपनी कहानी के ज़रिए एक बहुत सटल वे में ये सारी बातें ये सीरीज़ कहती है। इस वजह से मतलब डायरेक्टली किसी को बहुत कोई ऑफेंड हो जाए या कोई डायरेक्टली किसी को चुभ जाए कोई बात, इस प्रकार से नहीं कहती, पर जो कहना है वो काफ़ी चतुराई से, काफ़ी बढ़िया से, काफ़ी सुंदर तरीके से उन्होंने वो ये सारी बातें इस सीरीज़ में कही है। हालांकि राधे और उसके गुरु यानी उसके दादाजी पंडित जी, उनके परिवार के भी कुछ डार्क सीक्रेट्स, कुछ गहरे छुपे हुए राज, उनकी भी एक डार्क साइड यहाँ पर सीरीज़ में दिखाई गई है। पर हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत पर, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक पर यह सीरीज़ उंगली नहीं उठाती है। उसकी जो महानता है, उसके पीछे का जो अनुशासन है, उसको सीखने के लिए लगने वाली जो मेहनत है, जो तपस्या है, उस पर ये सीरीज़ उंगली नहीं उठाती है, उसको ये नीचा नहीं दिखाती है। और ये बात मुझे इस सीरीज़ की पसंद आई। उल्टा जो आजकल की जनरेशन जो बस शॉर्टकट्स और ऑटो ट्यून के पीछे पागल हुए जा रही है, जो वेस्टर्न पॉप म्यूज़िक के पीछे पागल हुए जा रही है, उनकी आंखें खोलने का काम ये सीरीज़ करती है। और मैं सीरियसली कहता हूँ, इस सीरीज़ को देखने के बाद में हमारे देश के युवाओं के मन में डेफिनेटली निश्चित रूप से भारतीय हमारे शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सम्मान बढ़ेगा। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की इतनी महानता, उसके पीछे का इतना जो गहरा अध्ययन है, जो हमारे वेदों के समय से है, हज़ारों हज़ारों वर्षों से जो इतना गहरा अध्ययन हमारे शास्त्रीय संगीत में किया हुआ है, हर एक राग से हमारे शरीर पर, हमारे मन पर क्या असर होते हैं, इसका पूरा अध्ययन हमारे वेदों में किया हुआ है। तो इसकी महानता इस सीरीज़ से कम एक सीखने की इच्छा हर किसी की, शास्त्रीय संगीत की सीखने की इच्छा हर किसी की बढ़ेगी। और केवल शास्त्रीय संगीत ही नहीं, ये सीरीज़ केवल शास्त्रीय संगीत तक ही सीमित नहीं है। देखिए, जीवन के जो बेसिक्स होते हैं ना, वो हर क्षेत्र में लागू होते हैं। जैसे मेहनत, लगन, तपस्या, पुरुषार्थ, ये जो बातें होती हैं वो हर क्षेत्र में जीवन में आवश्यक होती है। बस शॉर्टकट्स या बिना मेहनत के सफलता पाने की जो कोशिश करते हैं, उनकी सफलता ज़्यादा दिन तक टिकती भी नहीं है, और ऐसी सफलता आत्मसंतुष्टि नहीं देती है। और फिर ऐसे लोग जो बस शॉर्टकट्स के ज़रिए कैसे भी करके जल्दी जल्दी सफल होने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग फिर जीवन में थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो तुरंत हार भी मान लेते हैं, तुरंत कहते हैं कि भाई हम डिप्रेशन में चले गए, हम एंग्जाइटी में चले गए, हमें तो वो उनके अंदर वो प्रॉब्लम्स को फाइट करने की ताकत नहीं रहती है। थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो तुरंत रुक जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। पर जिन्होंने अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से, लगन से, तपस्या से जीवन में एक ऊंचाई हासिल की है, सफलता प्राप्त की है, वो चाहे फिर
वो सफलता उनसे छीन भी ली जाए, कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी उनके जीवन में आ जाए, पर फिर भी वो वहाँ से भी उठ खड़े होने की ताकत उनके अंदर होती है। और ये बात सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है जीवन में, कि हम जीवन की किसी भी मुसीबत के समय अंदर से स्थिर रहे, सम रहे, उन परिस्थितियों को सामना करने की, उनसे फाइट करने की हिम्मत हमारे अंदर हो। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में यही बात कहते हैं, सुखम वा यदि वा दुःखम संयोगी परमो मतः सुखे दुखे सुमे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इस प्रकार के कई सारे श्लोक हमें श्रीमद् भगवद गीता में भी देखने को मिलते हैं। और ये सारी बातें, ये सारे श्लोक केवल श्रीमद् भगवद गीता ही नहीं, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ यही बात हमें सिखाते हैं कि भाई हर परिस्थिति में सम हमें रहना चाहिए। समत्वम योग उच्यते। श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि भाई जो समत्व योग है वो सबसे ऊंचा योग है। सुखम वा यदि वा दुःखम संयोगी परमो मतः, जो हर परिस्थिति में सम रहता है वो परम योगी है। इस सीरीज में नसरुद्दीन शाह यानी पंडित जी का जो कैरेक्टर है उसे बहुत अनुशासन वाला और अपने उसूलों का पक्का तो दिखाया है, पर वो पात्र अपनी मान्यताओं से बंधा हुआ है। अपनी मान्यताओं से अलग हटकर, अपनी मान्यताओं से अलग आगे बढ़कर वो बिल्कुल भी कुछ सोचना नहीं चाहता है वो पात्र। इसलिए उनके परिवार में से जब कोई उनकी विद्या को बेचने की कोशिश करता है पैसों के लिए, या फिर जिसे हम कमर्शियलाइजेशन वगैरह कहते हैं, तो वो बातें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपनी विद्या को अपने एक परिवार तक सीमित रखना चाहते हैं, उसे आगे नहीं, ये इस प्रकार का वो कैरेक्टर दिखाया है। पर उस पात्र को भी एंडिंग में अपनी गलती का एहसास होता है। और आखिर में जो संगीत सम्राट का पूरा वो कंपटीशन जहाँ पर दिखाया है, स्पर्धा जो दिखाई है, वहाँ पर देखिए उसे पूरा लाइव स्ट्रीम किया जाता है फेसबुक के ज़रिए और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। तो उसके द्वारा हमारे जो युवा पीढ़ी है उन तक हमारे शास्त्रीय संगीत की महानता को पहुंचाने की कोशिश की है। मतलब इसे बस एक कूपमंडूक की तरह, जो कुएं का मेंढक होता है उसे लगता है कि यही पूरी दुनिया है, समुद्र जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। इस प्रकार की जो सोच है उस पर भी एक आघात किया गया कि भाई हमें इस प्रकार की कूपमंडूक सोच को भी त्यागना चाहिए। हमारे शास्त्रीय संगीत को हमें सब तक पहुंचाने की आवश्यकता है और उसके लिए हमें जो आधुनिक साधन हैं उनका भी उपयोग हमें करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इस सीरीज़ के प्लस पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो किसी एक पहलू के बारे में केवल हम बात नहीं कर सकते हैं। ये सीरीज़ हर तरीके से हमें प्रभावित करती है। अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सभी ने अपने कैरेक्टर को जिया है। आपको कहीं पर भी लगेगा ही नहीं कि कोई एक्टिंग कर रहा है। अब इतना शास्त्रीय संगीत, वो बराबर लिप सिंग करना, वो जितने भी, वो बहुत कठिन था, पर फिर भी हमें कहीं पर भी लगता नहीं कि ऐसा मतलब एक्टिंग की जा रही है। सबने अपने पात्रों को जिया है, सबने अपने कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से न्याय दिया है यहाँ पर। उसके बाद में म्यूज़िक के बारे में तो मतलब बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, वो कानों को सुकून देने वाला था। और बाकी भी जितनी भी टेक्निकल बातें अगर हम देखें, कॉस्ट्यूम्स हो, सेट्स, जो लोकेशंस है, हर तरीके से, सिनेमेटोग्राफी को आप लीजिए, हर तरीके से सीरीज़ हमें प्रभावित करती है। अब सीरीज़ के माइनस पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सीरीज़ में वैसे तो कमी निकालने ऐसा कुछ भी नहीं था, पर फिर भी एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा। सीरीज़ में जो कुणाल रॉय कपूर का कैरेक्टर है वो कोई कमी नहीं है, मुझे पसंद आया वो कैरेक्टर, काफ़ी हंसाता है हमें वो पात्र। पर देखिए वो कैरेक्टर जो गालियाँ देता है सीरीज़ में, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बात, मतलब गालियाँ, वो पूरी सीरीज़ में बस गालियों में ही बात करता है। तो चलो वो बातें ठीक है, हम देखते हैं, हंसते उन बातों को सुनकर, पर उन बातों के कारण, उन गालियों के कारण हम इस सीरीज़ को परिवार के साथ में बैठकर नहीं देख सकते। अब सीरीज़ का सब्जेक्ट इतना अच्छा था, शास्त्रीय संगीत के ऊपर है, तो अगर ये बातें नहीं होती, ये गाली गलौच नहीं होती, या जो थोड़े कुछ सेक्स सीन है उनमें न्यूडिटी तो नहीं है, पर फिर भी उस अडल्ट थीम को भी अगर थोड़ा सा कम रखा जाता, गाली गलौच को अगर नहीं रखा जाता, तो हम इस सीरीज़ को परिवार के साथ भी बैठकर देख सकते थे। पर अभी इन बातों के कारण परिवार के साथ हम इसे बैठकर नहीं देख सकते। हालांकि शायद इन बातों को रखने के पीछे का उद्देश्य ये होगा कि चलो इनके ज़रिए ही सही, पर आज की युवा पीढ़ी इस सीरीज़ को देखे, हमारे शास्त्रीय संगीत की महानता को समझे, ये इसके मेकर्स का उद्देश्य होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। पर फिर भी परिवार के साथ में देखने के लिए तो थोड़ा सा सही नहीं है। बाकी सीरीज़ में कमी निकालने से कुछ भी नहीं था। दोस्तों, इस वेब सीरीज़ के बारे में आखिर में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए वेब सीरीज़ टेक्निकली कितनी ज़्यादा एक्सट्रीमली वेल मेड है, कितना बढ़िया संदेश हमें देती है, ये बातें मैंने आपको बताई। पर क्या आपको पता है जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है, लगभग उन सभी ने इस वेब सीरीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव या एक एवरेज या बिलो एवरेज ऐसे रिव्यूज़ दिए हैं। इसके पीछे का कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इस वेब सीरीज़ में डिप्रेशन और एंग्जाइटी को रोमांटिसाइज नहीं किया गया। उल्टा हमारी युवा पीढ़ी को ये बताया गया है कि भाई प्रॉब्लम्स के सामने तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, उल्टा प्रॉब्लम्स से फाइट करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर जो तमन्ना का कैरेक्टर है, उसके बिल्कुल एक अपोजिट कैरेक्टर 4 मोर शॉट्स प्लीज में था।
जो 4 लड़कियां उसमें दिखाई है, उसमें से एक लड़की का थोड़ा सा वजन ज़्यादा दिखाया था देखिए, और उस वजह से उसकी माँ उसे डाइट करने के लिए कहते रहती है। तो वो लड़की अपनी माँ से नफरत करने लगती है और उसकी माँ उसे डाइट करने के लिए कहती है, डांटती है, इस वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है, ऐसा बताया है। और फिर डिप्रेशन में जाकर वो एक सेमी पॉर्न वेब सीरीज पर जाकर अपने कपड़े उतारती है ताकि वहाँ पर जो दिमाग से पैदल लोग हैं वो उसकी प्रशंसा करें। इस प्रकार से उसे अंदर से खोखला दिखाया है, दूसरों की प्रशंसा का गुलाम दिखाया है। पर उस कैरेक्टर को उस 4 मोर शॉट्स प्लीज में ग्लोरीफाई किया गया है, पहले सीजन में भी और दूसरे सीजन में भी। इस सेमी पॉर्न वेब सीरीज पर जाकर कपड़े उतारने को ग्लोरीफाई किया गया है। पर ऐसी जो तथाकथित फेमिनिज्म, तथाकथित लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पर आधारित जो कंटेंट होता है वो इन लिबरल्स को बहुत पसंद आता है। पर इसके अपोजिट हमारे युवा पीढ़ी को एक पुरुषार्थी बनाने का संदेश दिया जाए कि भाई प्रॉब्लम से फाइट करना सीखो। माँ बाप डांटते हैं तो उसके पीछे भी उनका एक अच्छा उद्देश्य होता है और वो डांट ज़रूरी होती है, ये अगर बताओ तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। कुल मिलाकर आप इस सीरीज़ को बिल्कुल देखिए, देख सकते हैं नहीं, ज़रूर आप इस सीरीज़ को देखिए। मैं बंदिश बैंडिट्स को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अब आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।